हेलो दोस्तों, मैं यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप लोगों को आज ये संविधान की अगली क्लास होगी, जिसमें अभी तक मैंने संविधान में आप सबको भाग 3 तक एकदम क्लियर करके बता दिया। अनुच्छेद 32 मैंने कल बहुत अच्छे से बताया। जो लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसमें रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के प्रश्न आने की फुल संभावनाएं हैं। इतना आपको बता दिया जाता है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले भाग की। तो आपका आज का भाग होगा भाग 4, जिसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने अनुच्छेद हैं इसमें। तो आपके आर्टिकल 36 से 51 तक है। कितने? 36 से 51 तक की बात इसमें कही गई है। जो आपके ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कुछ लोग डीपीएसपी भी इसको कहते हैं। अक्सर लोग डीपीएसपी कह के ही ये पढ़ाया जाता है, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यही है। ठीक है ना। तो बात करेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51। सबसे पहले कुछ और भी बातें इसमें करेंगे हम, उनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये तत्व कहाँ से लिए गए? भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तो आपके आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए या आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये मोटी मोटी बात जानेंगे। लेकिन ब्रिटेन के जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया था। लेकिन ब्रिटेन से क्या लिया गया? समाजवादी आंदोलन या समाजवादी आंदोलन जो फेरियनवाद से प्रेरित। भारत में फेरियनवाद के प्रचारक नेहरू जी थे। फेरियनवाद के प्रचारक कौन थे? फेरियनवाद के प्रचारक अगर भारत में पूछता है तो नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फेरियनवाद के प्रचारक आपके नेहरू जी थे। फेरियनवाद राज्य के माध्यम से क्रमिक सुधारों द्वारा राज्य समाजवाद लाने की बात कही जाती है। समाजवाद लाने की बात कही जाती है। जो फेरियनवाद है तो इस समाजवाद लाने की बात कही जाती है। ठीक है, समाजवाद लाने की बात इसमें कही जाती है। सर आइवर जेनिंग्स जो थे, सर आइवर जेनिंग्स जी ये बताते हैं, इसे फेरियन समाज की स्थापना करने वाला भाग बताते हैं। जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको क्या बताया जाता है? फेरियनवाद के जो सर आइवर जेनिंग्स हैं, ये कहते हैं कि फेरियन समाज की स्थापना करने वाला भाग इसे माना जाता है भाग 4 को। ठीक है, इसमें कुछ शब्द कहे गए हैं। सबसे पहले हम उन्हें जान लेंगे कि कौन क्या कहा है, फिर हम लोग आपके अनुच्छेदों की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो अनुच्छेद हैं आपके 36 से 51 अक्सर पेपर में आपका चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्नों की बात कही गई है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि कौन क्या कहा है। तो जैसे BN राव जो आपके सलाहकार, संविधान के सलाहकार थे। जैसे संविधान के सलाहकार पूछा जाता है, संविधान के सलाहकार व्यक्ति कौन थे, तो आप बताएंगे BN राव। तो जो आपके BN राव जी थे, ये BN राव जी थे, ये बोलते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको बोलते हैं कि नैतिक उपदेश कहा। क्या बोला इनको? नैतिक उपदेश कहा। BN राव जी इनको बोलते हैं कि ये एक नैतिक उपदेश है। ठीक है, BN राव से ये बात आई कि BN राव जब संविधान, ये क्योंकि सलाहकार ही थे संविधान सभा के या संविधान में, तो जब ये सलाहकार थे, आपके क्या थे? ये सलाहकार थे, संविधान में सलाहकार थे। तो इन्होंने सलाह ये दी थी
जो मौलिक अधिकार आपके हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, तो इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार दो प्रकार के होने चाहिए। एक तो जो जनता खुद स्वयं लगा सके, दूसरा वो जो सरकार जनता पर लगा सके। इनकी बात मानी गई, इनकी बात को बहुत अच्छे से माना गया, परंतु जो न्याय योग्य थे उनको मौलिक अधिकार में रख दिया गया। जैसे आप मौलिक अधिकार को लेकर न्याय योग्य मतलब न्यायालय जा सकते हैं, परंतु आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। ये बात आर्टिकल 37 में कही गई, आपके इसी आर्टिकल में कही गई है कि 36 से 51 तक का आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। यहीं पर कहा गया है कि आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपरिवर्तनीय है, यह परिवर्तनीय योग्य नहीं है। ये बात आपकी भाग 4 और आर्टिकल 37 में कही गई है। तो इसीलिए कुछ लोग 36 और 37 नहीं बताते हैं, क्योंकि 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी जाती है, और 37 में ही बता दिया जाता है कि ये न्यायालय के प्रति न्याय योग्य या परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इनकी चुनौती न्यायालय पर आप नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आपका हनन हो रहा है तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी आलोचना भी बहुत होती है कि ऐसा इसके साथ होना चाहिए। परंतु ये बात सरकार मतलब जब संविधान लागू हुआ तो वहीं पर ये बात जनता के ऊपर निर्भर कर दी गई। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मतलब सरकार की बात आ गई। तो जब सरकार की यहाँ पर बात आ गई, आपके किसकी बात आ गई? सरकार की। ठीक है, जब सरकार की बात आ गई तो ये बात जनता पर छोड़ दिया गया कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये जनता अपना एक अंगूठा या अपना एक वोट देकर जवाब देगी। इसीलिए इन्हें न्यायालय के द्वारा न्याय योग्य नहीं बनाया गया, मतलब परिवर्तनीय नहीं किया गया। इसके लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जब संविधान लागू हुआ था या जब संविधान में ये भाग रखा गया भाग 4, तब इतना नहीं था कि मतलब राज्य हर एक चीज लागू करे। राज्य से ये कहा गया संविधान में कि राज्य अपने समय समय पर, जैसे 36 से 51 तक के कुछ अनुच्छेद ऐसे थे तब कि कहीं पर भी योग्य नहीं, मतलब कहीं पर भी लागू नहीं थे। जैसे समान नागरिक संहिता कहीं पर भी नहीं लागू थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें राज्य जैसे जैसे समृद्धि, कल्याण, उदारवाद बनता गया, वैसे वैसे इन चीज़ों को और अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करता गया। तो इसीलिए कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके समाजवादी भी हैं, उदारवादी भी हैं, लोक कल्याणवादी भी हैं, मतलब समाज के लिए भी हैं, उदारवादी भी हैं। वादी का मतलब विचार, उदारवादी विचारधारा के भी हैं, जैसे गांधीवादी भी हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपकी पाई जाती है। तो जैसे BN राव ने कहा, क्या कहा? नैतिक उपदेश। किनको कहा? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा। KT शाह जी हैं, KT शाह जी ने कहा, जो KT शाह जी हैं उन्होंने कहा कि आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक है, आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक है। क्या कहा? आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक है। मतलब ये खाली चेक है, आप इसमें आगे कुछ भी भरकर आप चेक जैसे ले जाते हैं बैंक पर, तो चेक में पहले से बताया जाता है कि इतने पैसे, इतने रुपए आप जिससे चेक ले रहे हैं या आप स्वयं चेक लेकर जा रहे हैं अपना, तो उसमें पहले से भर दिया जाता है कि हम 5,000 रुपये इससे निकाल रहे हैं। परंतु इसमें कुछ नहीं भरा गया। इसमें कहा गया कि इसमें जो मर्जी आएगी वो वहाँ पर भर लिया जाएगा। तो KT शाह के तत्व एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, मतलब सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया। कब इसको भरना है, कब इसको खाली रखना है, ये सरकार की इच्छा पर KT शाह का ये कहना है। ये कथन किसका है? KT शाह जी का है। ठीक है, अगला है जेनिंग्स, जो आपके सर आइवर जेनिंग्स थे। उन्होंने कहा कि पूर्ण आकांक्षा है। क्या कहा? सर आइवर जेनिंग्स जी ने क्या कहा? सर आइवर जेनिंग्स जी ने कहा कि पूर्ण आकांक्षा है, मतलब कि आप इस पे काम करेंगे तो आपको पूर्ण आकांक्षा, मतलब ये जनता को पूर्ण आकांक्षा दी गई कि इस पे काम होगा आगे चल के। हाँ, समय लगा परंतु इसमें काम हो रहा है, अभी भी सरकार इसमें काम कर रही है।
तो इस तरह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो भूमिका होती है, यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न इसी भूमिका से अक्सर बनते रहते हैं घूम फिर कर। सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है कि ये किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, 36 से 51 में है, ये न्याय योग्य है कि नहीं है, तो ये न्याय योग्य आपके नहीं है। आर्टिकल 37 में बताया गया कि ये न्यायालय द्वारा न्याय योग्य नहीं है। यहाँ पर आपके जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप बस सरकार पर डिपेंड है कि सरकार इसे लागू करेगी या नहीं। अगर फिर भी नहीं तो आप अपने वोट, जो वोट होता है, आप अपने वोट से इसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही जाती है, ठीक है। और भाग 4 ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4। यहाँ पर जितनी बात कही गई कि समाजवाद कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन के फेरियनवाद से लिया गया है, ठीक है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि इसी जो भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिकल तो हर कोई देख लेता है, याद कर लेता है, लेकिन आज आर्टिकल याद कराने का कुछ अलग तरीका हम आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे लास्ट में कि मूल अधिकार को बड़ा माना गया या उन्हें वर्चस्व ज्यादा दिया गया या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे हम कब, सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। यहाँ पर आर्टिकल की तो बात मैंने 36, जो आपका आर्टिकल 36 है उसकी बात मैंने बता दी। आर्टिकल जो आपका 37 है इसकी मैंने बात बता दी। इसमें परिभाषा दी गई और इसमें कहा गया कि क्या कहते हैं, ये न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट या वहाँ से परिवर्तनीय नहीं है। क्या कहा गया कि ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आप जान लीजिएगा। निदेशक तत्व राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन, मैंने जैसे बताया कि राज्य जैसे जैसे समृद्धि होता जाएगा, राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे, इन तत्वों को लागू करता रहेगा या करता जाए। इससे एक दिन राज्य कल्याणवादी, समाजवादी, उदारवादी में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कल्याणवादी, समाजवादी, उदारवादी की बात कही गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 36 की बात कहेंगे। तो जैसे मैंने बताया 37 में ये बात कही गई है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया ही नहीं जा सकता। बस सीधी सी बात याद करनी है आपको, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे आपके अनुच्छेद 38 से। तो 38 में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम यहीं से जानेंगे कि 38 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 38 क्या होगा आपका, आर्टिकल 38, क्योंकि ये 2 आर्टिकल तो आप पढ़ चुके हैं और इस आर्टिकल पर देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 38 में कहा गया है, राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। क्या कहेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। इसी में एक शब्द और जोड़ा गया, लोक कल्याण। लोक कल्याण कब होगा, जब समाज के लिए कुछ करेंगे, जिनकी आर्थिक समस्या होगी उन्हें न्याय देंगे, जो राजनीतिक समस्या, तो ये किस में आ जाएगा, कल्याण। जैसे कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि 38 में जैसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 38 में क्या है, तो कल्याण, लोक कल्याण आप लोग बता देते हैं। तो लोक कल्याण न कहकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, यही बात आपकी प्रस्तावना में कही गई है। प्रस्तावना में जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में या हमारे संविधान में कितने न्याय की बात कही गई है, तो आप लोग बताते हैं कि 3 न्याय की बात कही गई है। तो वो 3 न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की बात कही गई है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये आपके आर्टिकल 38 की बात होती है। किसकी बात होती है, 38 की बात होती है। चलिए, जैसे कहा, इसके तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसे सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें आय, प्रतिष्ठा,
आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को, असमानताओं को समाप्त किया जाएगा। ये आपके किस आर्टिकल की बात करती है? आर्टिकल 38 की बात करते हैं। ठीक है, अब आप आगे आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल 39। 39 में क्या कहा गया? इसके अंतर्गत 39 में कहा गया, इसके अनुसार राज्य पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया? 39 में क्या कहा गया? 38 तो ये हो गया कि समान नागरिक मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे महिलाएं अगर कुछ कार्य कर रही हैं तो उन्हें भी समान कार्य के लिए, जैसे 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, जैसे 8 घंटे पुरुष की ड्यूटी और 8 घंटे महिला की भी ड्यूटी है, तो कहीं कहीं इसे ऐसा किया गया था तो महिला को कम वेतन दिया जाता था और पुरुष को उसी 8 घंटे का महिला से 1.5 गुना ज्यादा वेतन दिया जाता था। इसीलिए ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। एक नजर से सबको देखिए। ये राज्य सरकार को या राज्य को अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन मतलब इतना मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन मतलब जीविकोपार्जन हो सके, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिल सके, इसलिए पर्याप्त साधन सृजित होगा तथा सामूहिक हित से अभिप्रेरित होकर भौतिक संसाधनों का संवितरण व धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा। आपका 39 कहता है कि राज्य की 39 ये हो गया। अब 39A क्या कहता है? आपकी आर्टिकल 39A जो आपका 72 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था ये 39 का या 39A। इसमें कहा गया है कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? राज्य जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसमें कहा जाता है निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये भाषा आप पीडीएफ में और हमारी भाषा में जमीन आसमान का अंतर पाते हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आर्टिकल आपका 40 क्या कहता है? आर्टिकल आपका 40 क्या कहता है? आर्टिकल आपका कहता है 40 ग्राम पंचायत क्या कहता है? कि ग्राम पंचायत हो, हर एक गांव में एक क्या हो, कम से कम एक ग्राम पंचायत हो। आर्टिकल 40 ये कहता है कि हर एक ग्राम में एक ग्राम पंचायत हो। राज्य पंचायती व्यवस्था का गठन करेगा, राज्य पंचायती या ग्राम पंचायत का गठन करेगा। ये कौन सा वाद है? तो ये गांधीवाद है। कौन सा? तो गांधीवाद। जैसे मैंने कहा गांधीवाद, समाजवाद, उदारवादी या गांधीवादी या समाजवादी, इनकी बात आपके नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 41 क्या कहता है? इनको अभी हम एक बार रिपीट करेंगे तो जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो। आर्टिकल 41 कहता है कि इसके तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काम, शिक्षा, जो आपकी काम है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी लोक सहायता के अधिकार को जो आपकी लोक सहायता होगी के अधिकार का प्रावधान किया जाए, के अधिकार का प्रावधान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा। इतनी बात आर्टिकल 41 में कही गई। क्या कहा गया कि अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य किसी अयोग्यता के कारण, जैसे आपके पास काम नहीं है
तो लोक सहायता दी जाएगी आपकी ना। बेगारी, बुढ़ापा सब इसी में आएगा। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत का है, काम दिया जाएगा ताकि आप काम कर सकें। फिर आपको शिक्षा, अगर आप में जैसे किसी को काम की जरूरत है तो उसे काम दिया जाएगा। अब जैसे किसी, इसमें मतलब ये कहा जाता है कि काम, शिक्षा और बुढ़ापा, बीमारी, बेगारी में लोक सहायता दी जाएगी, मतलब इनको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये राज्य खुद करेगा। जैसे विधवा पेंशन योजना, बुढ़ापा में मतलब विधवा के लिए विधवा पेंशन योजना की बात कही जाती है। जो वृद्धा पेंशन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी वृद्धा पेंशन योजना भी आती है। आर्टिकल 42 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 42 में ये बात कही जाती है, आर्टिकल 42 में ये बात कही गई आके कि न्याय संगत मनोवांछित, मतलब न्याय जो हो वो न्याय संगत हो जहां हम, क्योंकि आर्टिकल 41 में मैंने क्या मांगा? काम मांगा। अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहां का मनोदशा अच्छी हो, क्या हो, वहाँ की मनोदशा अच्छी होगी तभी तो हम काम करेंगे ना। अब वहाँ पर ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, बहुत ज़्यादा मतलब रहने लायक ना हो, गंदा पानी हो, पीने योग्य पानी ना हो, तो फिर ऐसी जगह पर काम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 कहता है कि काम की न्याय संगत हो, मनोवांछित दशाएं सुनिश्चित करना और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। मतलब अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको सहायता दी जाती है, जैसे 6 माह की छुट्टी दी जाती है, उसे और भी छुट्टियां दी जाती हैं। अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसे इन दशाओं पर क्या किया जाए? उनकी सहायता की जाती है और उनको छुट्टियां उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है ना, ये आपके 42 में। आर्टिकल 43 में क्या कहता है? अब सब कुछ पा लिए ना, न्याय भी पा लिए, फिर मतलब उसमें 41 में न्याय लिए, मतलब काम लिए आप, फिर काम के बाद न्याय लिए कि हमें न्याय अच्छा मिले, शिक्षा हमें अच्छी मिले, हमें मनोवांछित जगह पर काम करने के लिए मिले। 43 में कहा गया है कि मजदूरी, 43 में इसके तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करे जिसमें आय के सभी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी मिल सके। निर्वाह मजदूरी आदि के अवसर, तो क्या आप बताएंगे? इसमें बस इतना लिखेंगे, कर्मकारों, यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ खुद ही उपलब्ध कराई जाती है, सिर्फ आपको यहाँ समझना है, पीडीएफ आप पढ़ भी लेंगे तो काम चल जाएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मुहैया करवाना। ठीक है, क्या करेंगे कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मुहैया करवाना। ये किसमें आपकी बात होती है? तो आर्टिकल 43 में होती है। आर्टिकल 44 में क्या कहा जाता है? देखिए इसमें 4 ये भी और 4 ये भी, जो जब 4 लिखा ही है, आर्टिकल 44 मतलब दोनों बराबर है, तो किसकी बात कही गई? सामान्य नागरिक संहिता। किसकी? सामान्य नागरिक संहिता की बात कही जाती है। ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता की बात कही जाती है। 44 में क्या कहा है? राज्य सामान्य आचार संहिता लागू करेगा, अर्थात मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कोई कानून नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कोई कानून नहीं होगा। सभी वर्गों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के नियम समान होंगे। क्या होंगे? नियम समान होंगे आपके। ये बात आपके आर्टिकल 44 में कही गई। किसमें कही गई? आर्टिकल 44 में कही गई ये बात। फिर आती है आर्टिकल 45 की बात। किसकी बात आती है? आर्टिकल 45 की बात आती है। तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। परंतु ये पहले आर्टिकल 45 में ही था, पहले था। अब ये क्या हो गया? संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे कहाँ भेज दिया गया?
अब ये पहुंच गया मौलिक अधिकार में। कहाँ पहुंच गया? मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 21 का में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 21 का में। तो यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ? 6 वर्ष। अब यहाँ की जगह तो खाली हो गई थी ये, क्योंकि ये तो उठाकर कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 21 का में रख दिया गया। परंतु यहाँ की जगह जब खाली हो गई तो यहाँ पर कहा गया 6 वर्ष 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल क्या करेंगे? अब 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, रक्षा सब कहाँ करेंगे? आर्टिकल 45 में करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 45 में ये बात कही गई। फिर देखो, अब यहाँ पर बच्चों की बात हो गई। आप इनको एक दूसरे से अटैच करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 46। अब यहाँ बच्चों की रक्षा सुरक्षा की बात होगी। अब आर्टिकल 46 में कहा गया SC/ST की जो SC/ST का उत्थान करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? इनका उत्थान करेंगे, इनको मतलब ऊपर लाएंगे उठाकर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक गांधीवादी है। आर्टिकल 46 क्या है आपका? गांधीवादी है। तो इसमें कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा पोषण, इनका सब उत्थान करेंगे। शिक्षा में उत्थान करेंगे। अगर उनमें पोषण की कमी, तो उनकी पोषण कमी के लिए कुछ राज्य करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो राज्य कुछ ना कुछ इनके लिए करेगा। सबसे बड़ी बात क्या करेंगे? इनका उत्थान करेंगे। ये नीचे दबे कुचले हैं तो इनको हम ऊपर उठा कर लाएंगे। ठीक है, ये बात आपकी कहाँ गई? कहाँ गई? आर्टिकल 46 में कही गई है। इसके बाद 47 आता है आपका। आर्टिकल 47, जो आपका आर्टिकल 47 होगा उसमें कहा गया राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। कैसे सुधार लाएगा? क्योंकि जीवन स्तर में सुधार लाना है तो कैसे लाएगा? शराबबंदी करवाएगा, या अन्य जो नशीली चीजें हैं या अन्य नशीली औषधियां हैं तो उनको क्या करेगा सरकार यहाँ पर या राज्य इनको बंद करके राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करेगा। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 47 में कहा जा रहा है कि पोषण आहार और जीवन स्तर में सुधार। जब भाई ये शराबबंदी हो जाएगी, आप शराब नहीं पिएंगे, जो भी नशीली चीजें खाते पीते हैं वो नहीं खाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? पोषण आहार मिलेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करेंगे, मादक पेय पदार्थों को बंद करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपके जीवन स्तर सुधार आएगा। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहता है? अब आपका ये जो आर्टिकल है जिसमें जीवन स्तर की बात कही गई कि जीवन स्तर में सुधार आएगा। आर्टिकल 48 कहता है कि आर्टिकल आपको 48 क्या कहता है? इसके तहत राज्य कृषि और पशुपालन के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास करेगा। इसके लिए क्या करेगा? 48 क्या कहता है? अब मैंने शराबबंदी कर दी, मतलब अभी तक हम शराब पी रहे थे तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, हम कौन सा काम करें कौन सा ना काम करें। शराब क्यों पी रहे थे? क्योंकि हमें दिमाग नहीं था। अब तो सरकार ने खुद ही शराबबंदी कर दी तो अब शराब मिल नहीं रही, तो क्या हुआ? मेरा दिमाग खुल गया। मेरा दिमाग जब खुल गया तो हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे और क्या करेंगे? कृषि के साथ साथ पशुपालन करेंगे। पशुपालन में कहा गया दुधारू पशु की बात करेंगे। इसी में कहा गया है गोवध की रोक करेंगे, या गोवध मतलब क्या कहेंगे इसको? गोवध का प्रतिषेध करेंगे। इसी में कही गई, किसमें? आर्टिकल 48 में कहा गया। ये सारी बातें आपकी कहाँ गई? कहीं आर्टिकल 48 में ये बात कही गई। कृषि करेंगे। अब मैंने शराब पीना बंद किया है तो क्या करेंगे? कृषि करेंगे। कृषि के बाद पशुपालन करेंगे। कृषि और पशुपालन कुछ भी कर सकते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी लोग करते हैं। दुधारू पशु रखेंगे तो हमें 2 पैसे भी मिलेंगे। अब कृषि कर रहे हैं, कुछ पैसे हम कृषि से निकालेंगे, कुछ पैसे पशुपालन करके जो दुधारू पशु होंगे तो उनका दूध बेच कर निकालेंगे ना। और क्या करेंगे? गोवध प्रतिषेध करेंगे, गोवध की हत्या नहीं करेंगे, इसको रोक लगाएंगे। अगर कहीं पर गोवध हो रहा है तो वहां पर हम सरकार को सूचित करेंगे कि यहाँ पर गोवध हो रहा है। ठीक है, अब आती है आर्टिकल
48 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमने कृषि कर लिया, पशुपालन कर लिया, तो मुझे समझ आया, जब हम कृषि कर रहे थे तो मुझे समझ में आया कि पर्यावरण भी बचाना चाहिए। जब मैं मतलब कृषि से जुड़ी तो क्या होगा, हमें पर्यावरण संरक्षण का मतलब पता चला कि अगर हम पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएं तो हमें क्या मिलेगी। जैसे कि अभी कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम पर्यावरण संरक्षण की बात अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 48 का में कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, आर्टिकल 48 का में कर रहे हैं। किसकी, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48। ये किससे जोड़ा गया था, तो वही जितने भी का वाले हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब आती है आर्टिकल 49 की, किसकी बात आती है। अब हम क्या कर चुके, पर्यावरण संरक्षण भी कर चुके। आर्टिकल 49 की बात आती है कि हमें याद आया है कि राष्ट्रीय स्मारक की क्या करना है, संरचना या संरक्षण करना है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, मतलब उनकी देखभाल करना, उन्हें सुरक्षित रखना। जैसे आपका ताजमहल, जैसे आपका कुतुब मीनार, जैसे आपका लाल किला, जैसे आपका मतलब अयोध्या, ये राम मंदिर, ये जब भी जो भी है राष्ट्रीय स्मारक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में मतलब प्रचलित है ये सारी चीजें, कि इनको लोग विदेशियों से लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, देखने आते हैं। क्या करने आते हैं, तो देखने आते हैं। तो इनकी हम क्या करेंगे, इनको हम संरक्षण प्रदान करेंगे ताकि ये और वर्षों वर्षों तक चलते रहे इसी तरह। ठीक है, फिर आती है आर्टिकल 50। ठीक, आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या कहा गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 ये बात कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 50, जब हम 50-50 सिर्फ समझने के लिए हमने कहा कि 50-50 कर लेते हैं, ना तो हमारे काम में आप दखल देंगे, ना तो हम आपके काम में हम दखल देंगे। मतलब कार्यपालिका में आपका क्या आएगा, तो आपके पीएम आएंगे, आपका संघ मतलब केंद्र शासित आएगा, मंत्रिमंडल केंद्र का आएगा, राष्ट्रपति जी आएंगे, तो ये आपके कार्यपालिका में आएंगे। और न्यायालय में आपके कौन आएगा, तो आपके जुडिशरी आएगी, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। तो इन्होंने कहा कि हम आपके भी कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे, और ये कहें कि हम आपके कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे, इसलिए हम अलग अलग हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने क्या कहा कि हम अलग अलग हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर हो। तो इन्होंने क्या किया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब ये दोनों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये लोग क्या किए, अपना पृथक्करण कर लिए। अब यहाँ पर पृथक्करण से क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब समझने के लिए, सिर्फ आप समझें इसलिए। अब यहाँ पर जब लड़ाई होगी, अब जैसे कोई चीज अलग होती है तो कैसे अलग होती है, या तो उसे तोड़ के हटा दिया जाए, या फिर जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ युद्ध होगा, घमासान होगा वहां पर। तो जब घमासान हुआ तो आर्टिकल 51 कहता है, आपका जो आर्टिकल 51 है वो क्या कहता है, इसी से सारे कुछ एक दूसरे से अनुच्छेदों से रिलेटेड हैं। आर्टिकल जो आपका 51 है वो कहता है, क्या कहता है, कहता है कि अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा चाहिए। क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब हम भाई किसी से पृथक्करण नहीं करेंगे। अब हम अपने भारत में लड़ लिए, क्योंकि अभी तक तो सारी बात कहाँ की हो रही थी, इंडिया की हो रही थी, भारत की हो रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम अंतरराष्ट्रीय बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण हो गई, मतलब अलग अलग हो गई। तो हमने कहा कि अरे यार झगड़ा नहीं करते हैं, चलो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा लेते हैं एक दूसरे के प्रति। सिर्फ ये याद करने, ये कोई स्टोरी है नहीं रियल में, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करेंगे। चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं और फिर एक बार रिवीजन करा देंगे आपका, तो बस आपके सारे अनुच्छेद यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से अनुच्छेद जो हैं लगभग 3 से 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हर बार यूपीपीसीएस, आरओ में यहीं से
सिर्फ आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कम 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। लोग समझ, आर्टिकल आपका 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे तो कुछ चीजों की हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करते हैं और फिर उसको यहाँ पर आपको एक बार रिवीजन करा देंगे। यहाँ पर कहा गया है कि अधिकांश निदेशक तत्व कल्याणकारी और समाजवादी हैं। अधिकांश निदेशक तत्व कल्याणकारी और समाजवादी हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 जैसे कुछ निदेशक तत्व गांधीवादी हैं। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीयवादी है। अंतरराष्ट्रीय की बात कही गई ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की यहाँ बात कही गई। अनुच्छेद जो आपके जो का वाले थे तो उनको लिख लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये कभी कभी ये क्रम आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो आपका अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया था, आपका अनुच्छेद 39 का हो गया, 39 का भी होता है इसमें एक तो 39 का भी जोड़ा गया, 43 का भी जोड़ा गया, 43 का भी जोड़ा गया और एक 48 का भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 48 का भी। ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। ठीक है, कहाँ जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़े गए थे आपके। चलिए तो हम इनको क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आप रिवीजन जैसे कर सकें, कुछ चीजें और बता देते हैं। एक आया था केशवानंद भारतीवाद। क्या आया था? केशवानंद भारतीवाद आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये जो केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, इसमें केशवानंद भारतीवाद में न्याय मतलब जुडिशरी न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकार आपके नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर हैं। मतलब अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की बात कही जाएगी कि इनमें से कौन ज्यादा वर्चस्व रखता है तो आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार। अगर केशवानंद भारतीवादी के हिसाब से पूछा जाएगा तो ठीक है, तो क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार कहा गया। फिर इसमें आया 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें कहा गया कि राज्य के नीति डीपीएसपी, अब आप 60 में लिखें, क्या कहा गया कि डीपीएसपी मौलिक अधिकार से ऊपर है। इसमें कहा गया, इस तब कौन था? तो इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने मतलब इसकी परिभाषा कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं। ठीक है, फिर इसमें काफी बहस हुई, बहुत कुछ हुआ। फिर इसमें एक और वाद आता है, उस वाद को कहते हैं मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद कब आता है? तो ये आता है आपके 1983 में। कब आता है ये? तो आपका आता है 1983 में, सॉरी 1980 में आता है। कब आता है? तो 1980 में आता है। इन्होंने अपने वाद में कहा, बहुत महत्वपूर्ण ये वाद है कि 1980 में जो वाद आता है, इन्होंने कहा कि ना तो मूल अधिकार आपके, ना तो इन्होंने कहा मूल अधिकार ऊपर है, ना तो नीति निर्देशक तत्व ऊपर। इन दोनों लोगों की बातों को झुठला दिया, इन दोनों लोगों की बातों को झुठला दिया और कहा ये एक दूसरे के संपूरक हैं। क्या कहा? कि ये एक दूसरे के संपूरक हैं। मूल अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के संपूरक हैं। ये मिनर्वा मिल्स वाद में ये बात कही गई। ये तीनों वाद आपको याद होने चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। अगला है कि निदेशक तत्वों से संबंधित एक और वाद है, तो चंपकई दोरई राजन मुकदमा जो था तो यही नीति निर्देशक तत्वों से था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपका रिवीजन करा देते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 या अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। किस संविधान के अंतर्गत लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दी गई। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दी गई। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यहाँ पर इसे लोक कल्याण भी कह सकते हैं, लोक कल्याण के अंतर्गत ये बात कही गई। आर्टिकल 39 में कहा गया है
संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे मैंने बताया कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है। अनुच्छेद 39 का में क्या कहा गया है कि 39 में कहा गया समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर, ये नहीं SC ST हैं या महिला है या बच्चा है तो उनको मतलब न्याय देने में कुछ समान देना चाहिए, जितना जिसके लिए बना है उतना आपको न्याय देना है। आर्टिकल 40 में कहा गया है, आर्टिकल 40 में आपकी पंचायतें हैं या ग्राम पंचायतें हैं। आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम। जैसे मैंने बताया था कुछ दशाओं में काम, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, ये सब कहांगे आर्टिकल 41 में आएंगे। ठीक है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत आते हैं। फिर कहा गया बात आर्टिकल 42 की, तो क्या करेगा, कार्य न्याय संगत मानवीय दशा होनी चाहिए। जहां हमें कार्य करना है वहां पर, क्योंकि आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में न्याय देगा, आर्टिकल 42 कह रहा है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए। और न्याय संगत मतलब अगर हम 2 घंटे काम कर रहे हैं और वो 2 घंटे काम, तो न्याय संगत, ये बूढ़ा आदमी है इसलिए इसे नहीं कि 100 रुपए में ही काम चला लिए, और ये 24 ईयर नौजवान है तो इसे आप यही काम के लिए 500 रुपए। न्याय संगत कार्य होना चाहिए। ठीक है, न्याय संगत कार्य होना चाहिए और मानवीय दशाएं होनी चाहिए। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। कुटीर उद्योग जो है आपके, तो किस आर्टिकल 43 में ही बात कही गई। जो आपके कुटीर उद्योग वगैरह हैं तो किसमें बात कही गई, आर्टिकल 43 में ही इनकी बात कही गई है। ठीक है, और आर्टिकल 44 में आपके जैसे समान नागरिक संहिता, किसकी बात कही गई है, आर्टिकल समान नागरिक संहिता की बात कही गई। आर्टिकल 45 में कहा गया, पहले था आर्टिकल 45 में पहले था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, लेकिन 86 में संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। 21 का में इसे रखा गया, तो आर्टिकल 45 का स्थान खाली हो गया। तो वहां क्या रखा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम या 6 वर्ष तक के ही बच्चों को वहां पर देखभाल, सुरक्षा, रक्षा उनकी करना कहाँ रखा है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत। आर्टिकल 46 में कहा गया है, अब बच्चे की आप सुरक्षा रक्षा कर लिए तो कहा गया आर्टिकल 46 में SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुछ दशाओं में और जो व्यक्ति मतलब जो जातियां पीछे हैं या कुछ वर्ग पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उनकी शिक्षा, आर्थिक हित या सामान्य न्याय, उनके लिए भी कहा गया है 46 में कि SC ST का उत्थान करें, उन्हें सामान्य शिक्षा दें, उन्हें सामान्य न्याय दें, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। ठीक है ना, आर्टिकल 46 में कहा गया। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पोषण, आहार या स्वास्थ्य संबंधी, मतलब आपको क्या आर्टिकल 47 में क्या कहा जाता है कि आपको आपके जीवन स्तर को बढ़ाया जाएगा। तो कैसे बढ़ाया जाएगा जीवन स्तर को, या जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जाए, तो मादक पेय पदार्थों को बंद करे सरकार, जैसे शराबबंदी और भी जो नशीली चीजें हैं जो भी होती हों, उन सबको अगर सरकार बंद कर देगा तो हमारा पोषक स्तर जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब हम जब नशीली चीजें से फुर्सत पा गए, अब शराबबंदी हो गई, अब जब शराब बंद हो गई तो हमारा क्या हुआ, दिमाग खुल गया। अब जब दिमाग खुल गया तो 48 में कहा गया है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं, गोवध प्रतिषेध करेंगे, मतलब गोवध या गो की हत्या नहीं करेंगे। तो इसमें 48 में कहा गया, क्योंकि हम शराब पीना बंद कर दिए तो हमें क्या मिला, हमें दिमाग आया, हमारा दिमाग खुला कि हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो हम क्या किए, चलो कृषि शुरू कर लेते हैं। अब इतनी जल्दी बिना पैसों के या बिना कुछ के तो हम और कुछ काम, तो चलो कृषि शुरू कर लेते हैं। कृषि किए, कृषि से पैसा वैसा कमाए तो पशुपालन लाए। कैसे पशुपालन लाए, जैसे दुधारू, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। तो इस तरह फिर अब कृषि जब किए तो हमें और पता चला, जो कृषि विभाग के लोग आते हैं उन्होंने बताया हमसे कि आर्टिकल 48A के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, वन्यजीव बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, और अच्छा लगेगा। तो आर्टिकल 48 का के अंतर्गत कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण करेंगे, हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 48 का में कहा गया है। ये सब कहाँ जो का वाले हैं, मैंने बता दिया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि चलो अब हम पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा कर ले रहे हैं, तो चलो अब जो राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण बचे हैं उनकी भी रक्षा कर लें, उनका संरक्षण करें, उन्हें नष्ट होने से बचाएं। तो हम जैसे ताजमहल, लाल किला आदि जो है, जैसे अकबर का किला इलाहाबाद, प्रयागराज में है, इलाहाबाद में जो, तो इस तरह की चीजों को हमने क्या किया, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण में डाल दी गए। तो किसके अंतर्गत, 49 के अंतर्गत आती हैं। आपका फिर आर्टिकल 50 आता है, जैसे मैंने बताया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
कार्यपालिका ने कहा आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, हम दोनों में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। तो कार्यपालिका में जैसे आपके पीएम आएंगे, जैसे आपके राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट आएंगे, जैसे आपकी मंत्रिमंडल परिषद आएगी केंद्र वाली, ठीक है। और न्यायपालिका में आपकी जुडिशरी, जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन होता है, फिर आपका हाई कोर्ट जो अनुच्छेद 226 के तहत इसका गठन होता है, ठीक है। तो ये सब आएंगे आपके किसमें, अनुच्छेद 50 में। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के कार्यों को पृथक करते हैं। तो इस तरह फिर अब जब 50 हो गया, इन्होंने अपने अपने काम बांट लिए। जब अपना अपना काम बांटा जाता है तो किस तरह, गुस्से में बांटा जाता है। अगर एकजुटता होती है तो काम सिर्फ समझाने के लिए, इसमें कहीं लिखा नहीं है कैसी बात लिखी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा जाता है कि जब एकजुटता होती है तो काम बांटे नहीं जाते। अगर वो नहीं कर रहा तो हम कर ले रहे हैं, वो कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, तो मतलब ये समझ होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से पृथककरण करते हैं। अब पृथककरण, तो ये सारी जो कहानी थी वो आपके भारत की थी। फिर आती है बात अनुच्छेद 51 जो आपका आर्टिकल 51 है। तो इसमें कहा गया अब तो भारत में जो होना था लड़ाई झगड़ा हो ही गया है, चलो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 51 में कहा गया अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, ये आपके हुए नीति निर्देशक तत्व। एक क्लास में कम से कम 5 प्रश्न आने तय हैं। आपके यूपीएससी से लेकर रेलवे तक जितने भी हैं सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई रोक नहीं सकता कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। तो ये हुई आज की क्लास आप सबके बीच। तो मैंने बता ही दिया, तो लोकतंत्र भी है इसमें, समाजवाद भी है, कल्याणवाद भी है, उदारवाद भी है और अंतर्राष्ट्रीयवाद भी है। क्योंकि एक जो अनुच्छेद आता है अंतर्राष्ट्रीयवादी का है, तो इसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीयवादी कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो नीति निर्देशक तत्वों की क्लास होती है ये लगभग पूरी समाप्त हो गई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती, आप वहां से जो चीजें समझ में नहीं आई आप यूपीएससी ज्ञानदायिनी सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध कराई जाने लगी है हर एक क्लास की, जो भी क्लास आपके पास जाती है तो सारी क्लास की पीडीएफ यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो आज ये बात हो गई डीपीएसपी की। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। और ये क्लास आज यहीं तक समाप्त होती है। तो आज के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।